हाँ जी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 12th क्वेश्चन देखिए फिर से। आपके पास ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको गिवन है के ऑफ फिनॉल इज़ मोर देन एसिटिक एसिड। अब के फिर से वही वाली बात है, इक्विलिब्रियम वाली बात है ना। के का मतलब है एसिडिक के बारे में बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा के वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी। तो एक इन शॉर्ट आपको ये कहना चाहता है कि फिनॉल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किससे ज़्यादा है, एसिटिक एसिड से। ठीक है, और बच्चा इसको ट्रू करके आता है, ऐसा क्यों बोलता हूँ वो देखिए, लेकिन वो गलत है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास फिनॉल है, फिनॉल तो है ही। ठीक है, हमें पता होता है कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होता है तो क्या करना होता है, H प्लस को हटा दीजिए और ये चेक कर लीजिए जो उसका जो कॉन्जुगेट मतलब जो कॉन्जुगेट बेस है या फिर कॉन्जुगेट कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पार्ट है, वो कितना ज़्यादा स्टेबलाइज है। क्या बोला इस बात को समझिए। अकॉर्डिंग टू आर एन एस एच प्लस जो देते हैं वो आपके बेस होते हैं। ठीक है, वही अगर हम ब्रॉन्स्टेड के बारे में बात करें तो वो क्या कहता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पे के बारे में बात करता है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कॉन्जुगेट एसिड है आपका, ये कॉन्जुगेट बेस है। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज़्यादा आपका एसिडिक होगा ये। ठीक है, इस बात को भी समझते हैं और देखते हैं क्या बोला। देखिए बच्चा ये सोचता है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस। बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। ठीक है, इस तरीके से इसके 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन एसिटिक एसिड के केस में अगर आप ध्यान से देखें, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COH। इसमें से अगर मैं H प्लस निकाल दूँ, कौन सा H प्लस निकालोगे भैया, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन वो होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होता है। ओके, तो आपने H प्लस निकाल दिया, फिर से ये कॉन्जुगेट एसिड है आपका और ये आपका कॉन्जुगेट बेस है। तो बोला था अभी कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिड होगा ये। ठीक है, उतना ज़्यादा के वैल्यू आएगी। ठीक है, तो बच्चा ये सोचता है कि इस केस में तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है और इस केस में भी रेजोनेंस हो सकता है। सोच के देखिए, अगर मैं इस कंपाउंड का ये जो पार्ट है इसको मैं रेजोनेंस से स्टेबलाइज करूँ तो किस तरीके से लिखता मैं, थोड़ा स्पेस नेम है, सबसे ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो CH3O नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इधर आ सकता था और इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट हो सकता था। तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से, मतलब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता। ठीक है, तो बच्चा ये सोचता है कि यहाँ पर तो 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है और यहाँ बनेंगे 4, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा तो ज़्यादा एसिडिक होगा ये, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, जो आपका नेगेटिव पार्ट है जिसको आप स्टेबलाइज कर रहे हो वो स्टेबलाइज होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें, ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर में। उसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर होंगे ये कार्बन पर नेगेटिव आएगा, है ना। तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज़्यादा स्टेबल रहता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, है ना। तो हमें ये बात समझ आ गई कि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, एसिटिक एसिड का या फिर एसीटेट का, एसीटेट है बेसिकली ये, तो हमें देखने को मिलता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा किस पे है, वो हमेशा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही सिचुएटेड है। नहीं आ रहा ना समझ में। अगर हम देखें ध्यान से एसीटेट में, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज कहाँ है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। लेकिन फिनॉक्साइड के केस में, ये आपका फिनॉक्साइड है, इस केस में एक ही बार आपका नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आता है। बाकी हर एक स्ट्रक्चर में आपका नेगेटिव चार्ज एक कार्बन पे आता है और कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नहीं, है कि नहीं। तो इस वजह से यही रीज़न दिया जाता है कि इन केस ऑफ एसिटिक एसिड एसीटेट आयन इज स्टेबलाइज बाय 2 सिमिलर स्ट्रक्चर, है ना। 2 सिमिलर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, इसके आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होता है, जिस केस में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज इज़ ऑलवेज प्रेजेंट ऑन अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, वेर इन केस ऑफ फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज इज़ एक ही बार प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे और बाकी स्ट्रक्चर्स में कार्बन पर प्रेजेंट होता है।
जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है। हाँ, होता है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन फ़िलहाल इस केस में यही आपका रीज़न रहेगा। ठीक है, दो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनते हैं एक बार, और दोनों केस में नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन आपका गलत है ना। के ए एसिटिक एसिड का ज़्यादा होना चाहिए किससे, आपका क्या कहते हैं, फिनॉल से। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन गिवन है आपको, सेलुलोज हैव ए β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये तो फैक्ट है, और आपको पता भी होना चाहिए कि सेलुलोज है क्या। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये आंसर ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है आपका। ठीक है, देखिए सेलुलोज के केस में β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है, और सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो कि जिसका मोनोमर है आपका ग्लूकोज। ठीक है, पर कौन सा ग्लूकोज, ग्लूकोज तो दो टाइप के आपके पास है, अल्फ़ा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज क्या होता है, जब फर्स्ट कार्बन, ये आपका फर्स्ट कार्बन पर OH अगर ऊपर प्रेजेंट होता है तो उसे बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। तो मैं फटाफट एक बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। देखिए, तो ये हो गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड है तो एक और ग्लूकोज लेना पड़ेगा, ले लीजिए। अरे बहुत सारे लेने पड़ेंगे, है ना, समझाने के लिए यहाँ पर 2 ग्लूकोज लिए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको करो। ठीक है, ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या बोला था अभी कि बीटा ग्लूकोज वो होते हैं जब एनोमरिक कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन को एनोमरिक कार्बन भी बोला जाता है। अब ये क्यों बोला जाता है वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये जो OH अगर ऊपर रहेगा तो इसे बोलेंगे बीटा, अगर यही OH नीचे रहता है तो इसे क्या बोलते हैं, मतलब इसको मैं ऐसे लिखता, OH नीचे H ऊपर, तो इसे क्या बोलते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज। ठीक है, फिलहाल आपके पास है बीटा ग्लूकोज, क्योंकि सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज होता है। ठीक है, होता क्या है, होता ये है कि जब इस तरीके से अरेंज होता है ना, तो ये वाला जो है ना पानी निकाल देता है, और पानी निकलने के बाद यहाँ पर लिंकेज फॉर्म होता है। ठीक है, वो देख लेते हैं किस तरीके से। फटाक से वही सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करनी है, मैं वही ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपके पास अलग कुछ चेंज आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फॉर्म हो जाता है। चलो सारा ही बना लेते हैं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस सी हो जाएगी, है कि नहीं। तो आपको भी ड्रॉ करके देखना है कि आपसे ये हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे। चलो इसको ही बना लेते हैं। ठीक, कितना टाइम लगा, कुछ नहीं लगा, है कि नहीं। देखिए, तो ये हो गया आपका, अरे यार, ठीक है, ये हो गया आपका β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, अब ये यहीं पे रुकेगा नहीं, ये और आगे भी, इधर भी, इधर भी। ठीक है, 1 4 कैसे बोला, ये 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन पर है, यहाँ पे 1 पोजीशन, तो 1 एंड 4 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलके क्या बना रहा है, 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ पे भी। तो इस तरीके से इसको ये लिख सकते हैं, क्या नाम, एन लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये β14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, ये समझ आ गई बात। दूसरी बात यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि हमारे भीतर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ किसको तोड़ सकते हैं, 1 4 जो अल्फ़ा 1 4 होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, उसको तोड़ने के लिए आपके पास एंजाइम होते हैं, उसका क्या नाम है, अल्फ़ा अमाइलेज भी बोला जाता है ना, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगी, इसीलिए आप जो ग्रीन सब्जियां खाते हैं, हरी हरी सब्जियां खाते हैं, उसमें जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है।
क्योंकि हमारे पास इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलिए, थैंक यू।